कांग्रेस ने हाल ही में जन मिलन कार्यक्रमों की शुरुआत की है और करनाल में इसका कार्यक्रम किया गया, जिसके संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी रहे और बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, करनाल का जो कार्यक्रम था, हमने देखा कि कई सारे लोग पहुंचे। अभी हाल ही में हुड्डा साहब ने भी बताया कि 36 बिरादरी के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे और किस कार्यक्रम जो है वो एक सफल आयोजन रहा। देखिए, कार्यक्रम दो बिंदुओं से बड़ा महत्वपूर्ण था। एक तो ये कार्यक्रम करनाल में हो रहा था, जो मुख्यमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र है। कई लोग जिसको सीएम सिटी कहते हैं कि सीएम वहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिटिंग सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी, समाज के हर एक वर्ग से और इतना बड़ा जनसमूह, विशेषकर युवाओं की भागीदारी, इस बात का संकेत था कि जिसको कांग्रेस अपनी हवा मान के चल रही थी, वो असल में एक आंधी बन चुकी है। करनाल का जनमिलन समारोह अपने आप में बहुत बड़े मैसेजेस छोड़ के गया है। एक तो चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर बहुत बड़ी धमक गई है, उनके हलके में ये उनको एक चुनौती रही। दूसरे, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहता है करनाल में, इसको फ्रॉम वेयर सम पीपल से नॉर्थ हरियाणा स्टार्ट्स, जीटी रोड बेल्ट स्टार्ट्स। और जीटी रोड बेल्ट की हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछली 4-5 सरकारें हमारे समय में बनी हैं, मैं देख रहा हूँ। जीटी रोड बेल्ट पर मैंने 3 कार्यक्रम देखे, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल। ये तीनों कार्यक्रम, इनका क्रेसेंडो जाके करनाल में बिल्ड हुआ, और जिस प्रकार से लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी की, साझेदारी की, उससे मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि जीटी रोड बेल्ट हरियाणा की राजनीति के सभी समीकरणों को इस बार बदलेगी। सर, कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस ने अपने संगठन को लेकर एक लंबा इंतज़ार किया है और अब जिस तरह से पर्यवेक्षक आए, सारी रिपोर्ट्स लेकर गए, अब प्रभारी को अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही संगठन जो है वो बन जाएगा, क्योंकि बिना संगठन के चुनावी मैदान में उतरना भी आप मानते होंगे इस बात को कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। संगठन होता है तो कई चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। देखिए, संगठन का ना होना और संगठन का सही स्वरूप ना होना, 2019 का चुनाव हमें हरा गया। गलतियां हुई, फैसले गलत हुए, जिसकी वजह से इट कॉस्ट अस। अब संगठन का निर्माण हो रहा है, सही तरीके से निर्माण होना चाहिए। कटिंग एज पे रहते हैं जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, उनके निर्माण में अब देरी और नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक मानना और है कि तमाम संगठन बनने की देरी के बावजूद भी एक संगठन बन गया है, और वो है लोगों का संगठन, जो बीजेपी के खिलाफ हो गया। सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन में इतनी ज़्यादा देरी हुई है और आपने भी स्वीकार किया कि अब देरी नहीं होनी चाहिए थी, काफ़ी पहले बन जाना चाहिए था, क्या रीज़न रहे, क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में यही आता है कि हमेशा जो अलग अलग गुट हैं या अलग अलग जो लीडर्स हैं, उनके वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं हमेशा संगठन भेंट चढ़ जाता था। एक तो जो ये कहा जाता है यार, ये लीडर्स हैं, क्यों? और लीडर्स नहीं हैं, और भी हैं लीडर्स। मीडिया इनको लीडर बनाती है। देखिए, ऐसा है, सभी लोग अपने अपने अपना अपना वर्चस्व रखते हैं राजनीति में। जब ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती, अहम की लड़ाई बन जाती है। अहम और अहंकार किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को बड़ा अहंकार है, और अहंकार में ही शूट्स अस। एक महिला ने उनसे उनसे पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें चंद्रयान में भेज देंगे, गले में पड़ गई बात। बहुत अहंकार और अहम और इस प्रकार भाषा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर
नेताओं को, जिनको आप बड़े नेता कहते हैं, उन बड़े नेताओं को कुछ बड़प्पन भी दिखाना चाहिए और सबको ये सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस नहीं है तो वो क्या है। जितनी भी इंपॉर्टेंस किसी की है, आई वुड यूज एन इंग्लिश फ्रेज बाय विंस्टन चर्चिल, important is he to whom the importance is given. So the importance has been given to them. Whether they are important or not, people will decide. Ultimately, राजनीति में, लोकतंत्र में जनशक्ति जिसके साथ है वही नेता है। जिसके साथ जनशक्ति नहीं है उसको चाहे कोई कुछ बना दे, लेकिन नेता नहीं। अब चुनाव की आप बात कर रहे हैं, नेता बनाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको 2024 में आप कांग्रेस को कहां खड़ा देखते हैं? 2024 में कांग्रेस की आंधी आएगी। देखिए, मुद्दे बड़े क्लियर हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी, एज ए गवर्नमेंट से ज्यादा खिलाफत श्री मनोहर लाल खट्टर जी की है। खट्टर साहब इज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनकी जो गवर्नेंस है, उनका जो तरीका है, उनका जो मिजाज है, उनका जो अहंकार है, उनका जो गुस्सा है, उनका जो कुछ भी ना करने की शक्ति है उनमें, परमात्मा ने दी है, करना ही कुछ नहीं, ये सारी भारतीय जनता पार्टी के जहाज को डुबा देगी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारा काम तो पोर्टल कर रहे हैं। हाँ, ये पोर्टल जो है ना, हम भारतीय जनता पार्टी का जब राजनीतिक क्रियाक्रम करेंगे तो इस पोर्टल को साथ ही उसमें डाल के हरिद्वार में प्रवाहित कर देंगे। सर, जैसे हुड्डा साहब कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों का जो प्रतिसाद है वो देखने को मिल रहा है आप लोगों को कार्यक्रम में, और जैसा आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आएगी, बनेगी, क्या लगता है आपको, क्या मेजर चेंजेस जो हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो देखने को मिलेंगे? देखिए, एक तो पीपल हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस। फर्स्ट, द यूथ which are 65% of the voters. 65% वोटर्स को जो वायदा किया गया था नौकरी देने का, वो ये सरकार नहीं दे पाई। उस वायदे को पूरा नहीं कर 10 साल के अंदर। हमने सबसे पहले एड्रेस करना है इस इश्यू को कि युवाओं के लिए नौकरी और नौकरी के अवसर, उद्योग और उद्योग के अवसर हम पैदा करें। हमारा युवा पलायन कर रहा है, विदेशों में जा रहा है। दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ये एक्सोडस जो हो रहा है, करनाल में घोगड़ीपुर गांव है, उससे 1000 बच्चे विदेश जा चुके हैं डोंकी रूट से। पिछले 2 साल से कोई बारात नहीं चढ़ी। तो फर्स्ट इश्यू इज टू एड्रेस द यूथ एंड देयर प्रॉब्लम्स। सेकंड, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी का, वो है किसान। किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात इसी सरकार ने की थी, बीजेपी की। उसकी आमदनी दोगुनी करने की बात की थी 2022, जो कि गुजर गया है। किसान के लिए खेती का नवीनीकरण होना चाहिए। जैसे 2 ग्रीन रेवोल्यूशंस मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में आए, वाइट रेवोल्यूशन आया, मिल जिसको दूध क्रांति बोलते हैं, सेरिकल्चर की क्रांति हम लेकर आए। दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। जो ये समझना चाहिए था, इस देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी और जॉब प्रोवाइडर कौन है? सबसे बड़ा एम्प्लॉयर किसान है। इट्स बिगर देन एनीबडी एल्स। जिसके ऊपर, जैसे गांव में कोई ज़मीन सबके पास नहीं है, लेकिन उस ज़मीन पर डिपेंडेंट सारा गांव है। कोई वहाँ लेबर करता है, कोई काम करता है। सेकेंड इशू इज द फार्मर्स, टू गिव देम गारंटी ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दिलवानी है। उनकी प्रोड्यूस के प्राइस, उनकी खरीद टाइम पर हो और सही दाम पर हो। अब तो क्या है, सरसों की कीमत नहीं है, मकई की नहीं है, सूरजमुखी की नहीं है, बाजरे की नहीं है, जीरी की नहीं है, सब पिट रहे हैं। किसान की लुटाई हो रही है। पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए, ट्रैक्टर के रेट बढ़ गए, इम्प्लीमेंट्स पर टैक्स लग गए, जीएसटी आ गया, किसान के ऊपर जीएसटी। इस इशू का एड्रेस करना।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दे जो आने वाले चुनावी मैदान में रहने वाले हैं चुनावी समर में उन पर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।